ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। जातवेदसे सुनवामसो मराति यतो निदहाति वेदः स नः परषदति दुर्गानि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसाञ्ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम् दुर्गां देवीगं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसि तरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवातोकाय तन्याय शंयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदसिन्धुन्ननावा दुरितातिपरशि अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानोऽस्माकं बोध्यविता तनूनाम् पृतनाजितगुं सहमानमुग्रमग्निगुं हुवेमा परमात् सदस्थात् स नः परषदति दुर्गानि विश्वा क्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः प्रत्नोषि कमीड्यो अध्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्सि स्वाञ्चा अग्ने तनुवं पिप्रयस्वास्मभ्यञ्च सौभगमायजस्व गोभिर्जुष्टमयुजो निषिक्तन्तवेन्द्र विष्णोरनुसञ्चरेमा न कस्य पृष्ठमभि संवसानो वैष्णवीर्लोक इहामादयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गिः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय माँ दुर्गा। आज हम वफा सुल्तान की किताब का एक गॉड हु हेट्स का आखिरी चैप्टर जो है पढ़ेंगे, लिविंग इन द न्यू अमेरिका। तो आपके साथ शेयर करती हूँ। लिविंग इन द न्यू अमेरिका, थिंकिंग अबाउट कॉलिन पावेल एंड प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा। तो अब ये जो नया अमेरिका है इसमें रहने का इसका आखिरी चैप्टर है कि क्रिसमस 2008 में इसने अपनी 20वीं सालगिरह बनाई अपनी स्वतंत्रता की। 2 दशक बीत चुके थे जबकि ये अमेरिका आई थी, पर इसको ऐसा लगता था कि ये कभी सीरिया से गई ही नहीं और इसका दर्द जो है वो इसके अनकॉन्शियस माइंड में बहुत गहराई तक मतलब छप गया था और ये उस दिन को अभी भी याद करती है जैसे कि वो कल का दिन हो। उस दिन दिसंबर 15 1988 थी का साल था और रात का समय था और एक बहुत भयंकर तूफान जो है वो दमास्कस यानी जो सीरिया की राजधानी है उसमें चारों तरफ से एक तूफान आया हुआ था। तो वफ़ा कहती है कि वो अपनी बहन का घर छोड़ा उसने 9 बजे शाम रात को और फिर वो गई अमेरिकन एम्बेसी। इसकी बहन का हस्बैंड जो था वो सीरियन आर्मी में एक हाई रैंकिंग ऑफिसर था और इसके जो नेफ्यू है यानी कि इसकी बहन का जो बेटा है, उसने मना कर दिया कि वो इसको ड्राइव करके ले जाएगा एम्बेसी में अपने पिता की गाड़ी में, जिसके की मिलिट्री लाइसेंस प्लेट था, क्योंकि उसको लगा कि ये डिसरिस्पेक्टफुल होगा उसके पिता के ऑनर के लिए, जो कि एक सोल्जर था। तो उसने इससे कहा कि वो कार से उतर जाए। एक 1 मील पहले ही एम्बेसी के उसने इसे कार से उतार दिया। और ये अंधेरे में पैदल चल के और अपने भय को दूर करती हुई और जो ठंड थी उसको दूर करती हुई वो गई।
इसके पास जो कोट था वो भी जो है ठंड से बहुत उसको प्रोटेक्ट बचा नहीं रहा था, क्योंकि वो बहुत वैसा कोट नहीं था, बड़ा गर्म सा, और वो इतने बड़े तूफान में वहां से पैदल गई। लेकिन उस समय उसकी जो उसका जो सपना सपना था स्वतंत्रता का, वो उसकी जितनी भी सफरिंग्स हो रही थी उससे कहीं ज्यादा जो था वो था तगड़ा था। और फिर वो उस ये लाइन में लग गई जहाँ बहुत लंबे लोगों की लाइन लगी हुई थी एम्बेसी के बाहर, तो ये उस लाइन में लग गई। और फिर एक रजाई जैसी एक बड़ी वैसी छेदों वाली, मतलब जिसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, फटी पुरानी एक रजाई लेकर आई थी अपनी बहन के घर से, वो ओढ़ के खड़ी हो गई। और नहीं, वहां लेट गई और सोचने लगी कि जब सुबह होगी, यानी रात से लाइन लग जाती थी सुबह के लिए, तो इसको लगा कि शायद सुबह जो है इसको एक अमेरिकन से जो कि इंचार्ज है उससे मिलने का मौका मिल जाए। तो सुबह के समय एक रक्षक जो है वो जो सैनिक खड़ा होता है एक एम्बेसी के बाहर, उसने जोर से चिल्लाया कि खाली जो पहले 20 लोग हैं जो रजिस्टर हैं वो आ जाएं। तो इसको लगा कि इसका नंबर तो 18वां है, तो ये बड़ी ज़ोर से चिल्लाई, थैंक हेवेंस! अमरीका तो अब एक पत्थर की दूरी पर है, जैसे मतलब जैसे आप पत्थर फेंको इतनी दूर पर ही है। तो वो जो इसने रात एम्बेसी के दरवाजे पे गुजारी वो वेस्ट नहीं गई। जब इसकी बारी आई तो इसको एम्बेसी के ऑफिशियल ने इंटरव्यू किया, और वो जो जिसने इंटरव्यू किया उसने इसके पेपर्स को देखा और उसके बातों को सुना, और फिर उसने इस वीज़ा को उसके पासपोर्ट पर स्टैम्प कर दिया। उस समय इसको लगा, सॉरी मेरे वो हो रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ही वफ़ा सुल्तान हूँ, क्योंकि मेरी पिक्चर मेमोरी है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको स्वतंत्रता नहीं बल्कि मुझे स्वतंत्रता मिली है, ऐसा महसूस होने लगा। सॉरी, मुझे ऐसा हो जाता है कभी-कभी, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा ना करूँ। सुनने वाले को, मतलब जब आप पढ़ते हैं तो आपको इमोशन में नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। उस समय इसको ऐसा लगा कि पूरी दुनिया जो है वो इसके हाथ में आ गई है। ईसाई लोग कहते हैं कि सेंट पीटर जो है वो चाबी है स्वर्ग में जाने की। पर जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पर लोग सोचते हैं कि जो अमेरिका की एम्बेसी है यही है उस चाबी की को होल्ड करती है जो। जब मैं एम्बेसी से बाहर आई तो मुझे पता नहीं कि मैं किस तरफ को मुड़ूँ। तो मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन जो है वो देखने आई है कि मेरा साथ क्या हो रहा है, और वो जो साइड वॉक जो सड़क का बना होता है वहां पर उसकी वेट कर रही थी, और ये नाची वहां पर, और इसमें अपना पासपोर्ट उसको दिखाया, और ये जो है सड़क एकदम पार करने लगी बिना देखे, और एकदम से ये कार से टकराने से बची। और कुछ लोग तो बहुत एंट्रेंस के पास खड़े हो गए और एम्बेसी के, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशंस इसको बोला, और उन्होंने कहा कि भाई देखो, भाग ने तुम्हारी जीवन को 2 बार बचाया है। एक बार तो तुमको वीज़ा दे दिया और एक बार तुमको कार से बचा दिया, क्योंकि ये कार से कट जाती है, इतनी एकदम से बिना देखे कार क्रॉस करने लगी, मतलब सड़क पार करने लगी। तो पर अब ये कह रही है कि अब मैं ये रोक नहीं पाती, मेरे को जो है मैं हर मोमेंट अपनी लाइफ का जो है वो कंपेयर करती हूँ। इन लोगों को कितना अच्छा लगता होगा ना जब इनको मिलता होगा वीज़ा। पर वफ़ा सुल्तान बहुत ग्रेटफुल पर्सन है, उसने लिखा इतना सब। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो सारे कृतज्ञ नहीं है, ज़्यादातर लोग कृतज्ञ हैं, वो यहाँ पर आके यहीं का खाते-पीते हैं और यहीं के लोगों को गालियाँ देते हैं और गंदी बातें बोलते हैं उनके लिए। तो वफ़ा सुल्तान अपने जीवन का हर क्षण पहले का और अब का कंपेयर करती है, और ये जो कंपैरिज़न है उसको हैप्पी भी बनाते हैं, उसको मतलब और सैड भी बनाते हैं। कई बार वो उसको तेज़ शक्ति भी देते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेट भी करते हैं, कई बार उसको आशावादी भी बनाते हैं, कभी कई बार उसको एकदम
निराशात्मक ले जाते हैं। लेकिन लेकिन अभी की खूबसूरती जो है उसमें ये खुश है, जो इसकी जो कुरूपता थी इसके पास्ट की उससे। और फिर ये वफ़ा कहती है कि ये अमेरिका को बहुत लव करती है, क्योंकि जैसे कि थोड़े लोग करते हैं, और इसलिए इसका जो प्यार है अमेरिका के लिए वो उसको अमेरिका की चिंता होती है, और ये नहीं चाहती कि यहाँ पर यहाँ की सेफ्टी या खूबसूरती में इस कंट्री जिसने कि उसको रेस्क्यू किया है वहाँ पर उसको कोई डेंजर हो। और उन भयों से जो कि जब जब ये भूखी होती थी तो जो भय इसको आते थे वैसे भय यहाँ ना हो। और अपने जीवन में इसने 5 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन्स देखे, और पहले 4 इसने टेलीविज़न पे देखे, और तब उसको कुछ सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ। लेकिन अभी रीसेंट इलेक्शन में इसने अमेरिकन पॉलिटिक्स को एक ऐसी अम, अ, अभी तक तो इसने सारे जो पॉलिटिक्स देखती थी ये, उससे इसको कोई कंसर्न नहीं होता था। एक ऐसी लग्ज़री है जो मुझसे कंसर्न नहीं करती। बल जो इसने अचीव किया है वो इसको इमोशनली सैटिस्फाई करता है, फिजिकली भी और इंटेलेक्चुअली भी। और यही सब कुछ इसके लिए बहुत है। सारे इसके जीवन के जितने भी एस्पेक्ट हैं इसको लगता है वो एक स्वप्न की तरह है, और इसको कई बार अपनी चिकोटी काटनी पड़ती है ये देखने को कि हाँ हाँ यही मेरा असली जीवन है अब। और इसको ये भी विश्वास था कि जो अमेरिका है वो ज़्यादा पावरफुल है, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो, चाहे रिपब्लिकन हो, चाहे कोई भी पावर में हो। अमेरिका तो एक लीगल कोड है, एक मॉरल अथॉरिटी है, एक रेजीम है, एक वास्ट एंड एक ऐसी शक्ति है जिसको कोई वो नहीं पहुँचाता, क्षति नहीं पहुँचा सकता। और इसने कहा ये विश्वास करती है कि कोई भी व्यक्ति जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट का रैंक जो है प्राप्त कर लेता है, तो वो उसको तो ग्रेट होना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलॉन्ग करे। और तो वो जो है इस कंट्री को लीड करने के लिए कैपेबल होता ही है। तो हालाँकि कैंडिडेट की पॉलिसीज़ जो हैं फ़र्क-फ़र्क हो सकती हैं, लेकिन इसको एक रीएश्योरेंस जो है वो मिली कि हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वो बेस्ट करेगा इस देश के लिए। और इसलिए ये इम्पॉसिबल है कि अमेरिका में एक ऐसा आदमी आ जाए जो हाई ऑफिस में है, जो कि उसके लिए अनवर्दी हो, जो कि उस पोजीशन को डिज़र्व ना करता हो। इसीलिए इसने कभी भी ये जो है इंक्वायर नहीं किया कि कौन से जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा वर्दी है, क्योंकि इसके लिए तो बस एक टॉस अप था ये कि चाहे कोई भी हेड आए या टेल आए, जो बंदा जो भी डिसाइड करेगा वही देश के लिए मतलब अच्छा सोचेगा। इसके लिए अमेरिका जो है, जो था और अभी भी है, चाहे ये अपना घर छोड़े 5 बजे सुबह को या फिर स्टारबक्स में सुबह अपनी कप ऑफ कॉफ़ी लेने जाए, तो ये कभी नहीं सोचती कि कोई इसको देख लेगा और उसको कहेगा कि भई तू तो इमोरल बिहेवियर कर रही है, क्योंकि ये 5 बजे सुबह जा रही है। यानी मुसलमान देशों में अगर विमेन बाहर निकलती हैं, तो ये उनको इमोरल नज़रों से देखते हैं, उनको कहते हैं वेश्या कहते हैं। अपने एक चैप्टर में वफ़ा सुल्तान ने लिखा था, अगर आपको याद है, कि एक छोटा बच्चा उससे इतनी गंदी तरह बोला था कि भई तू तो वेश्या है, इस तरह करके। अमेरिका इसके लिए कहता है गुड मॉर्निंग। मतलब अमेरिका से इसका मतलब है कि अपने जो पड़ोसी है उसको गुड मॉर्निंग बोलो और उससे थोड़ी देर बात करो, कि और कोई तुम पर लांछन नहीं लगाएगा कि भाई तुमने रात उसके साथ गुजारी है। क्योंकि अमेरिका इसके लिए इसकी बेटी यहाँ अमेरिका से इसका मतलब ये है कि इसकी बेटी इसको घर पे आके बोलती है कि आज उसने जो है लंच अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ किया, बिना किसी झिझक के कि भई उसको मार पड़ेगी इस बात के लिए कि उसका फैमिली ऑनर खराब हो गया। अमेरिका से इसका मतलब है कि ये जो भी कुछ चाहे वो पहन सकती है, जो चाहे वो खा सकती है और जहाँ चाहे वो जा सकती है, बिना कोई इसके डिसीज़न में रोक-टोक करे। अमेरिका से इसका मतलब कि ये नए जूते खरीद सकती है। ऐसा नहीं है कि इसके जो अंगूठा है पैरों का, वो जो है जूते से बाहर निकल आए और तब ये खरीदे।
और ये भी नए कपड़े भी खरीद सकती है। ऐसा नहीं है कि इसको अपने छोटे बच्चे को के लिए 1 हफ्ते तक दूध ना दे तब जाकर ये नए कपड़े खरीद पाए। तो अमेरिका से इसका मतलब जो है वो कि हम गवर्नमेंट ऑफ़िस को बुलाएँ और एक मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ़िस में हम जब कॉल करें तो हमें एक बहुत ही अच्छी पोलाइट नम्रता पूर्ण स्वर सुनाई दे कि गुड मॉर्निंग, मैं जेसिका बोल रही हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? तो अमेरिका का मतलब इसकी ये अमेरिका से इसका मतलब है कि एक पब्लिक वॉशरूम में जा सकती है और वहाँ पर इसको पानी भी मिलेगा, साबुन भी मिलेगा, पेपर टॉवल भी मिलेंगे और इसको दूसरों के फेंकी हुई चीज़ों में से ढूँढना नहीं पड़ेगा। अमेरिका का मतलब ये है कि हम किसी भी अनजान व्यक्ति को देखकर स्माइल कर सकते हैं और उनसे अपनी नज़रें मिला सकते हैं। अमेरिका का मतलब कि पूरा दिन मैं अपनी फैमिली के साथ जो है एक ब्यूटीफुल पब्लिक पार्क में जो है बिता सकूँ बिना किसी मक्खियों के मुझ पर अटैक करे या फिर बहुत सारा कूड़ा यहाँ-वहाँ जमा हो। अमेरिका से इसका मतलब ये है कि कोई एक स्ट्रेंजर हो जो क्या बोलते हैं स्ट्रेंजर को कि एक अनजान आदमी भी इसके साथ अगर एक्सीडेंटली टकरा जाए तो बोले कि भाई सॉरी मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अमेरिका से इसका मतलब ये है कि किसी भी जो प्लेस ऑफ वर्शिप में पूजा स्थल में जा सकती है और वहाँ की चीज़ों को सुन सकती है बिना ये तोहमत लगे कि भाई ये कहाँ पे चली गई और इसके ऊपर तोहमत लगे। तो अमेरिका से इसका मतलब ये है कि कोई भी इसके दरवाजे पे खटखट कर सकता है और ये डिसाइड करेगी कि ये दरवाज़ा खोले कि नहीं खोले और इसको अपने जीवन का भय नहीं होगा। अमेरिका से इसका मतलब ये है कि ये कभी भी कंप्लेन कर सकती है पुलिस में कि जिससे कि अ, कि ये किसी से भी जब इसका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, तो ये अपनी टूटी-फूटी इंग्लिश क्योंकि ये इसको इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी और वो अरबी में मिक्स करके और बोल सकती है तब भी ये केस जीत सकती है। अमेरिका का मतलब ये है कि मैं अरबी से भरी हुई इंग्लिश बोल सकती हूँ और लोग मुझे सुन के कह सकते हैं कि तुम तो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती हो और बिना किसी मतलब ये क्या बोलते हैं उसको जब हम किसी को सटायर करते हैं ना, जब हम उसका मज़ाक उड़ाते हैं, बिना किसी मज़ाक के मतलब कि बिना किसी व्यंग के लोग उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। अमेरिका जो है उसने वो एक हियरिंग एड है मेरे बच्चे के लिए जो इसका बच्चा बहरा था, तो उसको कान के जो हियरिंग एड मिली थी, उसके पहले वीक में जब वो यूनाइटेड स्टेट्स आई थी, तो बेचारे उस वो बहरा था और उसको वहाँ सीरिया में नहीं हुआ था। 9 साल वो बेचारा डेफ रहा था सीरिया में, यहाँ आते ही उसको हियरिंग एड मिल गए तुरंत ही, पहले ही हफ्ते में जब उसके आई वो। तो अमेरिका का मतलब कि वो एक सड़क पे रहती है जहाँ पर 9 डिफरेंट देशों से लोग रहते हैं। और जब अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे होता है तो ये सारे इकट्ठे होते हैं पब्लिक एरिया में इनके घर के सामने और अपने-अपने घरों के नेशनल डिश लेकर आते हैं दूसरों को चखाने के लिए। अमेरिका से इसका मतलब ये अपने पूरा जीवन जो है जी सकती है और कोई भी उसको जज नहीं करेगा उसके उसके कलर के लिए, उसके जेंडर के लिए, उसकी रेस के लिए, उसके धर्म के लिए, उसके पॉलिटिकल जो है विचारों के लिए या फिर किस देश से वो आई है। लेकिन उसको उसके काम के लिए और उसकी पर्सनैलिटी के लिए जज करा जाता है। अमेरिका जो है वो इसकी स्वतंत्रता है। लोगों ने इससे वफ़ा कहती है कि लोगों ने मुझसे पूछा पहले कि और बहुत सारे पूछेंगे इस किताब को पढ़ने के बाद कि तुम्हें अमेरिका में कोई बैड पॉइंट नहीं नज़र आता, कोई खराब पॉइंट नहीं नज़र आता? शायद मैं अंधी हूँ पर मैं कोई भी पॉइंट नहीं देख सकती अमेरिका में जो बुरे हों। और अगर तुम मेरे पर्सपेक्टिव से को समझो, तो तुम एक ऐसी वुमन होनी पड़ेगी जो सीरिया जैसे कंट्री में या किसी मुसलमान कंट्री में रहती है 30 साल तक। इसीलिए मैं कभी भी जो है पॉलिटिक्स में नहीं जाती और अभी तक जो है इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का, वो मेरे लिए एक इंटेलेक्चुअल लग्ज़री है जिसकी कि मुझे कोई भी प्रेसिंग नीड नहीं है जानने की। और जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं तो मैं इसका कन्विक्शन यही रहता है कि कोई भी हो अमेरिका में जो कि प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है तो वो एक ट्रू अमेरिकन है और
वो एक वास्तव में अमेरिकन है और अमेरिका को कुछ भी डर की ज़रूरत नहीं है एक सच्चे अमेरिकन से। और 11 सितंबर 2001 के जो घटनाएँ हुई थी, जो कि वो जो आपको पता है ना कि न्यूयॉर्क में जो ट्विन टावर्स हैं वो गिरा दी थी। लेकिन जब से ये घटना हुई तब से मेरे जो विचार हैं उनमें थोड़ी-सी डाउट आ गया है, संशय आ गया है और उन्होंने मेरी सोच को बदल दिया है। अब मैं सोचती हूँ कि अमेरिका कितना समझता है इस्लाम को और उसके क्या-क्या भाग्य मतलब कॉन्सिक्वेंसेस यानी क्या-क्या परिणाम हो सकते हैं, दुष्परिणाम हो सकते हैं उसको ना समझने के। और अब ये कहती है कि जो इसके आस-पास इवेंट हो रहे हैं इलेक्शन के उन्होंने इसको थोड़ा-सा चिंतित कर दिया है क्योंकि ये इस देश को बहुत अपने दिल से प्यार करती है और उसको इतना ज़्यादा प्यार बढ़ गया है। और सबसे पहले इसमें से है प्रेसिडेंट ओमामा ओबामा का मुस्लिम बैकग्राउंड। हर कोई जानता है कि वो एक उसके एक मुस्लिम फादर हैं, उन्होंने पूरी लाइफ़ जो है एक मुस्लिम कंट्री में बिताई और एक मुस्लिम स्कूल में गए। ये मुझे जो है परेशान नहीं करती बात प्रेसिडेंट ओबामा ने एश्योर किया है कि वो एक क्रिश्चियन भी हैं। अम, क्या तो हमें मतलब वो एक क्रिश्चियन इतने क्रिश्चियन हैं कि हमें जो है हमारे डाउट्स को दूर करें और तो फिर अब ये अपने कन्विक्शन को कि अमेरिका जो है वो एक ऐसे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को लाएगा अमेरिका में जो कि वर्दी होगा इसके ट्रस्ट का और इसके कन्विक्शन का इसका कन्विक्शन आज भी जो है वैलिड है। ओबामा का कर्स जो है वो उसका मिडल नेम है हुसैन। क्यों? इस्लामी जो ट्रू नेचर ऑफ इस्लाम में को मतलब ग्रैस्प करते हैं यानी कि उनका जो जो सच्चे इस्लाम को मानते हैं और बिल्कुल इस बात पे अंधभक्त बिलीव करते हैं कि उनके अंदर एक उनको एक दिव्य मिशन है उनका कि पूरे दुनिया पर कब्जा करना है और वो समझते हैं कि ओबामा जो है वो एक जन्नत से भेजा हुआ साइन है कि भई अब तो उनको पूरी दुनिया पर जो है वो अब जब ओबामा आ गया पावर में तो सारे मुसलमानों को लगा कि अब तो ये जन्नत से भेजा हुआ एक चिन्ह था, उनको साइन था कि अब तो जो है पूरे वर्ल्ड को जो है एक्वायर करना जो है अब उनके लिए बहुत ही एक स्टोन्स थ्रो का काम हो गया है। और इसलिए वो हर वक़्त सर्च करते हैं उन चीज़ों को जो कि ऐसा लगता है कि जन्नत से भेजी हुई हैं और वो उन सब चीज़ों में पढ़ने की कोशिश करते हैं जो कि कोई अमेरिकन नहीं करता। अब ये कहती है कि एक बार ये एक वेबसाइट थी जो अरबी की थी वहाँ देख रही थी तो एक उसको एक न्यूज़ आइटम मिला जो कि बता रहा था कि जो अमेरिकन एक्ट्रेस है हैल बेरी उसकी एक बेटी हुई है और उसने उसका नाम अरबी नाम रखा है नाहला। जिसका अर्थ होता है मधुमक्खी मतलब मक्खी, मधुमक्खी वाली। तो फिर इसने रीडर के कमेंट इस पीस ऑफ न्यूज़ पे पढ़े, पर विश्वास करो या मत बहुत सारे रीडर्स जो थे वो जुबिलेंट हुए और उनको लगा ये तो एक जो है ईश्वरीय आदेश है कि इस्लाम जो है वो अमेरिका में आ गया है और जो पूरा जो वर्ड नाहला है ये तो कुरान में भी लिखा है और इस्लामियों को इस बात से में रुचि नहीं है कि ओबामा मुसलमान है कि नहीं, बल्कि एक अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है उसका मुस्लिम नेम है हुसैन। यही इनको बता रहा है, इनको आश्वासन दे रहा है कि इस्लाम जो है वो अमेरिका में आ जाएगा और वो व्हाइट हाउस के अंदर आ गया। तो हर दिन इसके जो मेल बॉक्स है मतलब जो ऑनलाइन उसमें बहुत सारे ईमेल्स आते हैं जो इन अफ़वाहों से भरे पड़े हैं कि ओबामा जो है वो अम, जो कि थोड़े बहुत अमेरिका के फ़ियर्स को रिफ्लेक्ट करता है कि भई जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है उसका मुस्लिम बैकग्राउंड है। ये बहुत सारे पढ़ती है और ये कहती है कि मैं नहीं छुपाऊँगी ये फैक्ट कि वो उन्होंने मेरे को अम, मतलब एक तरह से वो मुझे चेतावनी लगे मतलब उन्होंने इसको चौकन्ना कर दिया, लेकिन वो मेरे कन्विक्शन को कभी भी ख़त्म नहीं करेंगे। मतलब वो वाला कन्विक्शन कि भई जो भी कैंडिडेट आए वो अमेरिका के भलाई के लिए ही सोचेगा। तो इसको कोई भी डर नहीं है पूरे अमेरिका के लिए इसके कैंपेन में कि भई ओबामा की विक्ट्री हो, तो इस बात में इसको कोई भी डर नहीं है और मुझे उसके अंदर कॉन्फिडेंस है ओबामा में, इलेक्शन में और मेरे अंदर अभी भी है।
मेरा अमेरिका के प्रति जो भय है, कि वो ये है कि जो ओबामा की विक्ट्री है, वो शायद जो है एक कुछ नया जीवन लाए इस्लामिक टेररिज़्म में, क्योंकि उसका मिडल नेम जो है वो सजेस्ट करता है, जो कि लोग देख रहे हैं इस्लामी कंट्रीज़ में। लेकिन अ, ये अभी तक नहीं निश्चित थी, जब तक कि इसने एक इंटरव्यू नहीं देखा कॉलिन पावल का एनबीसी के मीट द प्रेस में। ये इंटरव्यू देखने के बाद ये एक टर्निंग पॉइंट हो गया, क्योंकि इसने मिस्टर पावल ने एक कमेंट करा, जो कि सब्जेक्ट से मतलब ही नहीं रखता था। और पावल ने ये कहा कि उनको मैकेन का कैंपेन के ऊपर, जो मैकेन का कैंपेन है वो ओबामा पे इल्जाम लगा रहा था कि वो तो मुस्लिम है, तो पावल जो है वो मैकेन के कैंपेन को बुरा कह रहा था कि भाई उसको नहीं बोलना चाहिए था कि ओबामा मुसलमान है। और उसने कहा कि अ, और अगर वो यहाँ होता तो उसमें क्या गलती है? तो इसको उस समय ऐसा लगा कि पूरा जो कमरा है वो इसके घूम रहा है, और फिर ये अपनी चेयर पकड़कर बैठ गई कि इसको लगा कि ये गिर जाएगी। और इस रिमार्क ने इसके उसके घाव पर नमक छिड़क दिया, और इसने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर कॉलिन पावल को नहीं पता कि क्या क्या माने हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अगर मुस्लिम है, तो फिर कौन इस बात को जानेगा? जो आदमी जिसने एक बार अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोजीशन होल्ड करी है, वो इस बात में गलती देखता ही नहीं है कि अमेरिका अगर एक मुस्लिम प्रेसिडेंट चुने, तो उसमें क्या गलत हो सकता है? जबकि यही वो कंट्री है जिसने मुस्लिम टेररिज्म, यानी कि जो न्यूयॉर्क के जो ये हुआ था, तो इससे सफ़र करा है मुस्लिम टेररिज्म से। तब भी मतलब कॉलिन पावल जैसे लोग बोल रहे हैं कि अगर देश का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, अगर वो मुसलमान है तो क्या हो गया? यानी कि उसको पता ही नहीं है कि मुस्लिम टेररिज्म क्या चीज़ है, जिससे कि अमेरिका ने इतनी बड़ी हाई प्राइस दी। अब तक तो वो सोच रही थी कि भाई मिस्टर पावल तो बहुत बड़े जायंट हैं अमेरिकन पॉलिटिक्स में, और इनको लगा ये तो बड़े एक ईगल की तरह, एक चील की तरह बड़े मैजेस्टिक हैं। पर उस समय ये उसको दुखी दुखी से उसने देखा कि वो जो चील थी वो अपने बहुत ऊंची चोटी से नीचे गिर पड़ी, और एक छोटी चिड़िया की तरह गिर पड़ी है। और उसी के साथ इसके बहुत सारे जो बिलीफ थे ये भी टूट गए। इसको पता है कि मिस्टर पावल जो हैं वो अमेरिकी मॉरल कोड से के साथ रहते हैं, जिसमें कि वो पले-बड़े हैं, और वो दूसरों को जज नहीं करते कि भई वो किस धर्म या मज़हब को बिलॉन्ग करते हैं, और ये बात सही है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनजान रहें और ये सोचें इसकी कि इस्लाम जो है वो एक केवल मज़हब नहीं है, ये एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है, जो एकदम बल के साथ जो है इम्पोज़ करता है अपने आप को। और हमें बहुत माइक्रोस्कोप लगाकर हर मुस्लिम जो अमेरिका में रहता है उसको देखना पड़ेगा, जो कि ऐसे सेंसिटिव और इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर पहुंचता है। तो यहाँ पर मैं भी कहूँगी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात वफ़ा जी ने लिखी है कि जो भी मुसलमान अगर बड़ी ऊँची और ऐसी पोज़ीशंस पर हैं, जैसे एफबीआई हो गई, जैसे मतलब प्रेसिडेंट्स ऑफिस हो गया, व्हाइट हाउस हो गया, इस तरह के बहुत अच्छे-अच्छे ऊँचे पदों पर जो मुसलमान काम कर रहे हैं, उनको बहुत माइक्रोस्कोपिकली देखना चाहिए। क्योंकि वफ़ा कहती है कि इस्लाम जो है वो केवल मज़हब नहीं है, वो एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिनेशन है। अब ये कहती है कि ये नहीं चाहती कि मैं जो भी कह रही हूँ आप सोचें कि मैं एंटी मैं मुस्लिम प्रेजुडिस फैला रही हूँ, बल्कि मुसलमान जो हैं अम, वो अच्छे और बुरे हो सकते हैं। लेकिन जो उनमें से सबसे अच्छे हैं, अम, वो अपने जो रिलिजन की टीचिंग्स हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं। या तो वो उनसे अनभिज्ञ हैं, या तो उनको पता ही नहीं है कि उनका रिलिजन कुरान क्या कहता है, और वो कुरान की टीचिंग्स को फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए वो बहुत अच्छे हैं। या फिर वो डेलिबरेटली जो है उसको फॉलो नहीं करते। बट आपको
समझना पड़ेगा कि एक मुसलमान अगर प्रेसिडेंट बन गया यूनाइटेड स्टेट्स का, तो फिर पूरी आप उसको आपको इस्लामिक हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, हिस्ट्री अरब की देखनी पड़ेगी, इसकी अपनी हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। एक मुस्लिम लीडर जो है वो क्या करता है? सबसे पहली और सबसे ऑब्वियस बात ये है कि मुस्लिम लीडर जो है वो है मोहम्मद, जो नबी था इस्लाम का। क्या मिस्टर पॉवेल ने पूरी लाइफ पढ़ी है मोहम्मद की? और अरबी सोर्सेज़ से उसने जाना है, जो इसने अपने स्कूल दिनों में जो चीज़ें याद करी हैं, तो अगर उसको ये पता चले तो ये ऊपर से गिर के पूरा बेहोश हो जाए। तीसरी कक्षा में जब ये पढ़ती थी प्राइमरी स्कूल में, तो बड़े ही गर्व के साथ इनका रिलिजियस प्राइमर अ, इससे इसने पढ़ा था कि कैसे मोहम्मद ने 8,000 यहूदियों के सिर कलम कर दिए थे, बनी बनी कुरैज़ा ट्राइब के, एक ही रात में। और फिर उनकी बीवियों और बच्चों को बंधक बना लिया था, और सेम ही रात को उसने एक यहूदी लड़की साफिया थी, जिसके पति, पिता और भाई को मारा था, उससे उसी रात हमबिस्तर हुआ था। यही एक एक ओशन बूँद है, ये तो एक बूँद है उस समुद्र की, जो इसने क्राइम्स मोहम्मद के अरबी सोर्सेज़ से बताए हैं। बट दुर्भाग्य की बात ये है कि मिस्टर पावल जो है, उन्होंने कभी भी अपने आप को ये इस्लाम पढ़ने की कोशिश नहीं करी, और कि इनका जो सबसे मैलिशियस एनिमी जो है, जिसने की जो सेफ्टी को थ्रेटन है, वो यही है इस्लाम। एक बार अमरीकी लोग समझ जाएँगे कि कुरान जो है वो मनवाता है कि मोहम्मद जो है वो आदर्श है, हर मुसलमान आदमी को उसको फ़ॉलो करना है, उसको उसकी बातों को इमिटेट करना है, मतलब जैसा वो करता था उसकी सुन्नत फ़ॉलो करनी है, तब वो समझ जाएँगे कि मुस्लिम कैंडिडेट जो है अमेरिका अमेरिका प्रेसिडेंसी के लिए एक बहुत ही संगीन मामला है। अगर अमेरिका ने थोड़ा-सा और बहुत ही कम प्रोपोर्शन का जो टेररिज्म के प्रति उन्होंने जो युद्ध छेड़ा है, वो अगर उसका थोड़ा पैसा भी ट्रांसलेशन पर छेड़ते, तो जो इतनी सारी अनट्रांसलेटेड इस्लामिक जो ये क्रूरताएँ हैं, जो ये उनका डॉगमा है और जो उनकी हिस्ट्री है अरबी सोर्सेज़ से, तो उन्होंने अपने अपने बिलियन ऑफ डॉलर बचा लिए होते, अगर वो थोड़ा-सा पैसा ट्रांसलेशन में खर्च कर दें। और इसका तो कहना ही का क्या कि वो कितना सारा टाइम और जो खून है, जो बहा है इस नाम पे, वो भी बच जाता। अमेरिका भी कभी भी वॉर नहीं जीत सकती जब तक कि अमेरिका जो है इस्लाम के बारे में ना पढ़े, वो भी अरबी सोर्सों से शब्द, मतलब हर शब्द का अर्थ समझे, बिना डिस्टॉर्शन के, बिना झूठ फैलाए। अगर ये वो पढ़ेंगे ये मटेरियल, तभी वो अपने पर्सनल कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जिससे वो समझेंगे कि भई किस तरह के शत्रु को वो फेस कर रहे हैं। अगर कॉलिन पावल जो है वो एक ऐसा आदमी हो जाए, वो सारे ट्रांसलेटेड सोर्सेज़ को पढ़े, फिर वो देखे ना कि कितनी घृणा और हिंसा है इनके अंदर, तो वो अपने होठ ही काट लेगा और अपने आप से कहेगा कि अरे भाई, मैं तो बड़ा अनभिज्ञ था इन शत्रुओं के असली चेहरे को देखने में, और ये मेरी वर्स्ट फेलिंग है, मतलब मैं इसमें फेल कर गया। जब सितंबर 11 के इवेंट्स हो चुके, तो मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी। वफ़ा सुल्तान कहती है कि उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी एक अमेरिकन जनरल की, जिसका नाम अभी उसको याद नहीं है, और कॉन्फ्रेंस के वक़्त उसने डिक्लेयर किया कि भई उसने तो कुरान 2 बार पढ़ ली है। और जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि तुम किस कंक्लूजन पे पहुँचे जब तुमने पूरी पढ़ ली, तो उसने अपना सिर झुका के कहा, भई हमें तो अपने आप को बचाना है, मतलब प्रोटेक्ट करना है। तो अब इस समय पे मैं आपसे पूछती हूँ मिस्टर पावल, तुम क्यों नहीं खड़े होते और इस देश की रक्षा करते जिससे तुम प्यार करते हो? प्रेसिडेंट ओबामा ने डिक्लेयर किया कि वो मुस्लिम नहीं है, और मैं उन पे विश्वास करती हूँ। बट अगर वो मुस्लिम होते तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती, और मैं और बहुत सारे जो लॉयल अमेरिकन हैं, उन्हें डिफरेंट एटीट्यूड जो है बरतना पड़ता। इस्लामिक टीचिंग्स जो हैं, जो इनके इस्लामी आयतें हैं, वो एक तकिया का जो है वो एक बताती हैं तकिया के बारे में, जब जिससे मुसलमान जो है अपनी सही भावनाओं को छुपा सके, और अम, व जो भी ख़्याल उसके
नॉन मुसलमानों के लिए जो बुरे ख़्यालात हैं उनको छुपाने का तरीका है अल-तकिया। और ताकि उसका अपर हैंड रहे और चुपचाप वो सीक्रेट में काम करे उनके पतन का, ताकि वो उनको जब अटैक करे, जब समय बढ़िया हो। यानी कि ऊपर से आपके संग मीठा-मीठा बोले, मतलब ऊपर से अपनी सच्ची भावनाएँ छुपा के और चुपचाप काम करे और तुम पे तब अटैक करे जब समय सही हो। हाँ, सारे मुसलमान इस प्रिंसिपल पर एक्ट नहीं करते, पर जो सबसे पूर्ण सत्य यही है कि वेस्ट जो है वो उसको अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा और उनको हर मुसलमान को माइक्रोस्कोपिक स्क्रूटिनी, मतलब माइक्रोस्कोप से लगा के देखना पड़ेगा, स्पेशली जो कैंडिडेट लीडरशिप के लिए हैं, अ, जो कि इस कंट्री को, जो कि सबसे पावरफुल कंट्री है वर्ल्ड का, इसको की लीडरशिप के लिए कैंडिडेट चूज करते हैं। कोई भी एक सच्चा मुसलमान और एक सच्चा अमेरिकन एक साथ नहीं हो सकता। ये कहती है वफा सुल्तान कि कोई भी सच्चा मुसलमान और सच्चा अमेरिकन साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। इस्लाम जो है वो बोथ मजहब भी है और स्टेट भी है। और अगर आप सच्चे मुसलमान हैं तो आपको इस्लाम को, इसको दोनों रूप में मानना पड़ेगा, रिलीजन और स्टेट के। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है वफा ने। ये सही बात है। ये लोग कहते हैं ना हम तो ट्रू अमेरिकन है, ये वो है, ये कुछ भी नहीं है। ये जैसे यहाँ पर इंडिया में कहते हैं ना हम तो सच्चे भारतवासी हैं, ये कोई भारतवासी नहीं है, क्योंकि इस्लाम जो है वो रिलीजन भी है और स्टेट भी है। और अगर आप एक सच्चे मुसलमान हैं तो आपको इस्लाम को दोनों रूपों में ग्रहण करना पड़ेगा, रिलीजन के रूप में भी और स्टेट के रूप में भी। एक सच्चा मुसलमान जो है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्नॉलेज नहीं करता, यूएस के संविधान को नहीं मानता और उसकी अम, वो उसके संविधान के अंदर में क्यों विलिंग है रहने के लिए? क्योंकि ये एक अनअवॉइडेबल स्टेप है, क्योंकि उसे रहना पड़ेगा जब तक कि संविधान जो है वो इस्लामिक शरिया लॉ में ना बदल जाए। कुरान कहती है कि अ, मतलब अपने मानने वालों से कि यहूदियों और ईसाइयों को कभी अपना मित्र मत बनाओ। अम, वो दोनों तो एक दूसरे के दोस्त हैं। जिससे भी तुम फ्रेंडशिप करोगे तो तो तुम उनका एक वो बन जाओगे। मतलब उनके वो लोग तुमको को मार देंगे। तुम उनके लिए एक नंबर हो जाओगे। अल्लाह जो है वो रॉन्ग डूअर्स को गाइड नहीं करता, जो गलत करने वाले हैं उनको गाइड नहीं करता, अकॉर्डिंग टू कुरान 551। अच्छा, क्या मुस्लिम कैंडिडेट जो अमेरिकन प्रेसिडेंसी में है, वो अपना ट्रस्ट यहूदियों पर और क्रिश्चियन पे रखेगा? अगर वो जो है मानता है कि वो उसके दोस्त बनने या उसके रक्षक बनने लायक नहीं है तो? ये क्वेश्चन मैं कॉलिन पावल के लिए छोड़ती हूँ कि वो उत्तर दें इसका। और जब मुझे उनका सही आंसर मिल जाएगा तो मैं जो है आश्वस्त हो जाऊँगी कि अमेरिका जो है वो सेफ हैंड्स में है, वो मतलब सेफ सुरक्षा में है। नवंबर 4, 2008 में बहुत परिश्रम के बाद अमरीकी लोगों ने प्रेसिडेंट बराक ओबामा को अपना प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया। 1 मिनट में हाँ, अब ये कहती है कि 4 नवंबर 2008 में बहुत इसको लेबर पेन हुआ, तब अमेरिकन नहीं, मतलब इसको लेबर पेन नहीं हुआ, सॉरी। 4 नवंबर 2008 को बहुत परिश्रम के बाद अमरीकी लोगों ने बराक ओबामा को अपना प्रेसिडेंट चुना। उसी दिन इसकी जो बेटी फराह है, उसको भी बहुत एक परिश्रम हुआ और इसने भी
जो है वोट करा और फिर ये अस्पताल गई अपनी बेटी फरहा के लिए और फिर लेबर वार्ड में जो है ये कट ऑफ हो गई बाहरी दुनिया से पूरे दिन के लिए और जो रात उसके बाद आई वो बहुत लंबी रात थी और ये बेड के किनारे अपनी बेटी का हाथ पकड़े जो है वो दूर कर रही थी उसके लेबर पेन्स को। उसी मॉर्निंग में उसके अगले दिन की मॉर्निंग में नवंबर 5 को इसकी पहली ग्रैंड डॉटर जैज़लिन जो है उसका जन्म हुआ और उसके रोने का शोर जो है वो मिक्स हो गया ओबामा का अम, जो है टेलीविज़न सेट से ओबामा के शब्दों से इसके कमरे में जो टेलीविज़न सेट लगा हुआ था इसकी बेटी के कमरे में अस्पताल में, तो वहाँ इसने ओबामा को देखा कि वो इलेक्ट हो गया है और ये इतनी एक्साइटेड हुई कि अम उन जो न्यूज़ पढ़ने वाले कमेंटेटर्स थे, तो वो कह रहे थे कि ये तो अमेरिका में ही हो सकता है और ये इसके दिमाग में लिंगर करता रहा प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस स्पीच थे। हाँ, ये सही है, अमेरिका में ही हो सकता है कि एक माइनॉरिटी भी जो है उसका इलेक्शन हो सकता है एक मेजॉरिटी के द्वारा और अमेरिका में ही एक लड़की पैदा हो सकती है मिक्स्ड रेस की और फिर वो पूरी तरह से नई सिटीजनशिप एक्वायर कर सकती है बिना उसके ओरिजिन से कनेक्ट हुए। अमेरिका जो है वो एक सपनों की दुनिया है, सपनों का ज़मीन है और ये एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर सपने सच आ जाते हैं। और मैं तो सुन सकती हूँ वॉइसेस अमेरिकन टेलीविज़न के अम जब वो कहेंगे दुनिया कह रही होगी कि वफ़ा सुल्तान की जो ग्रैंड डॉटर जैस्लीन है वो प्रेसिडेंट बन गई है यूनाइटेड स्टेट्स की। कौन जाने? अम, पर कोई स्वप्न तो देख ही सकता है ना। और अ, उसी में वो जो बहुत सारे जो मौलवी मौलाना हैं वो वहाँ से मीनारों से सीरिया की जो है अनाउंस करेंगे कि वफ़ा सुल्तान के एफर्ट्स ने जो है वो सफलता चूम ली है और एक नया खुदा बॉर्न हो गया है जो ऐसा खुदा जो प्यार करता है। तब तक जो है ये होप करती है और ये आशा करती है और ये प्रार्थना करती है कि ये लड़ेगी और हाँ, थोड़ा स्वप्न भी देखेगी। तो यहीं पर ये किताब खत्म होती है। तो ये किताब में वफ़ा सुल्तान ने कितना जो है वो माइन्यूटली सब कुछ दिया हुआ है कि कितना भयंकर है कि अगर कोई मुसलमान जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन जाए या बड़ी इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे जो ये मुसलमान आ जाते हैं, ये इनको माइक्रोस्कोप से देखकर फिर रखना चाहिए। और इसने एक इम्पोर्टेंट बात ये बताई कि कोई भी एक सच्चा अमरीकी और एक सच्चा मुसलमान एक साथ नहीं हो सकता। ये हमारे देश के लिए भी बात ट्रू है। क्योंकि इस्लाम न केवल एक मज़हब है बल्कि एक स्टेट भी है। तो वो जो है अगर इस्लाम को कबूलता है तो वो उसको एज़ अ मज़हब भी कबूलता है और एज़ अ स्टेट भी कबूलता है। और वो किसी भी कंट्री के संविधान को नहीं मानते हैं। जो मुसलमान भारत में रहते हैं वो भी भारतीय संविधान को नहीं मानते हैं क्योंकि पर उसके अंडर में इसलिए रह रहे हैं ताकि मौका जब समय उपयुक्त हो और शरिया जो है वो संविधान को जो है बदल के शरिया आ जाए, इस बात का वेट कर रहे हैं। बस यही मुझे कहना था। तो ये वफ़ा ने बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही हैं। इनकी किताब बहुत अच्छी है वैसे, पढ़ने योग्य है, क्योंकि इन्होंने बहुत सूक्ष्मता से अरबी दुनिया के बारे में लिखा है और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि अरब से ही टेररिज़्म निकला है। लोग सोचते हैं अफ़गानिस्तान से निकला है। और इन्होंने ये भी बताया है, अभी जो है वो मैं आपको पूरी किताब का अगर समरी देना चाहूँ, तो इन्होंने जो है वो पहली अ, अच्छा इसमें कोई वो नहीं है।
इन्होंने अपनी शुरुआत में वो कहानी बताई थी जिसमें कि बहुत सुंदर एक जगह थी और वहाँ पे पहाड़ था और उस पर एक राक्षस बैठा की वजह से सारे लोग बड़े दुखी थे और ये सोचता है कि इतने बड़े राक्षस को ये ही मार देगा। तो ये जैसे-जैसे चढ़ता गया तो वहाँ राक्षस छोटा होता गया और फिर इसके हथेली में आ गया तो उसने कहा तुम इतने बड़े से इतने छोटे कैसे हो गए? उसने कहा मैं दहशत हूँ, जब तुम मुझे कॉन्कर करने चलोगे तब मैं छोटा हो जाऊँगा। जब दूर से देखते रहोगे तो मैं बड़ा नज़र आऊँगा। तो ये इसने पहले चैप्टर में अपनी बात कही थी और फिर इसने कहा कि अ, दूसरे चैप्टर में इसने कहा बताया कि विमेन ऑफ इस्लाम के बारे में कि वहाँ की विमेन कैसी होती हैं और यहाँ तक कि इसने ये भी बताया कि जो अरबी में जो अरब वर्ल्ड में जो जितना ज़्यादा चिल्लाता है मौलाना उतना ही ज़्यादा वो सोचती हैं कि ये मौलाना इफ़ेक्टिव ज़्यादा है जो जितनी ज़ोर से बोलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि टीवी पे भी मौलाना ज़ोर-ज़ोर से बोलने लगते हैं तो ये इनके अंदर बैठा हुआ है कि जो जितना ज़ोर से बोल रहा है मतलब वो उतना पावरफुल है। तो और इसने ये भी बताया कि जो ये अरब दुनिया में जो महिलाएँ अरब दुनिया से आती हैं अमेरिका वाले देशों में वो बिल्कुल ही यहाँ पर लोगों से आती तो अमेरिका ने उन पे मतलब वो करा है एहसान लेकिन ये उसका एहसान मानती नहीं है और यहाँ की प्रॉपर्टी नष्ट करना चाहती हैं। दूध के कार्टन्स में पेन घोंप-घोंप के छेद करती हैं और यहाँ की प्रॉपर्टी नष्ट करती हैं और अपने देशों में जाकर अपने आप को बड़ा दिखाती हैं कि हम तो बड़ी जो है मानने वाली हैं इस्लाम की और हमारे देश तो बड़े अच्छे हैं और ये अमेरिका तो बेकार है। तो फिर ये अपने देश क्यों नहीं चली जाती? जब ये पूछा जाए तो फिर कोई न कोई बहाना बनाने लगती है। तो इस तरह की महिलाएँ हैं और किस तरह से ये अस्पताल में काम करती थी, तो इसने कितनी सारी लड़कियाँ जो थीं वो जो हैं वो अपने ही घर में अब्यूज़्ड अपने किसी परिवार वाले उनके साथ बलात्कार करते थे और उनके बच्चा हो जाता था और वो गर्भ गिराने आती थीं और इस तरह की इसने देखा और बच्चे-बच्चे के अंदर जो है वो ये देखता है कि ये वो वुमन वेश्या है कि नहीं और इनका तरीका कितना गंदा है विमेन के साथ बात करने का। ये इसने बताया था विमेन इन इस्लाम में। फिर तीसरे बारे में इसने बताया था फाइंडिंग होप फॉर द मैन ऑफ इस्लाम में इसने बेसिकली बताया था कि कैसे आदमी जो है वो इनके कितने गंदे और उनकी बड़े-बड़े से उम्र का आदमी छोटी-छोटी लड़कियों के साथ जो है उसको फ़ोर्स करेगा, उसको घर से नहीं निकलने देगा, वायलेंस भी करते हैं और बुरी तरह से बात करते हैं और थोड़ा भी उसको होता है तो वैश्या-वैश्या बोलने लगता है। फिर इसने कई सारे उदाहरण भी दिए थे आदमियों के और ये कहाँ-कहाँ रुकी थी और वहाँ के आदमी कैसे इसके साथ बिहेव किया। और फिर चौथे चैप्टर में क्वेस्ट फॉर अनदर गॉड कि भई ये वाला गॉड तो बड़ा हेट करता है और कुरान की इसने बहुत सारी घृणापूर्ण आयतें बताई और वो सब बताया और फिर इसने कहा कि भई एक ऐसा अल्लाह की खोज है जो कि प्यार करने वाला हो। इनका अल्लाह जो है वो प्यार नहीं करता और इसने बताया कि कुरान के अंदर 179 वर्सेस हैं जिसमें कि नेगेटिव चीज़ें लिखी हुई हैं, हर चीज़ नकारात्मक दी हुई है। इनका अल्लाह जो है वो जेलस करता है और वो दूसरों से बदला निकालना चाहता है। इत्यादि वगैरह बताया था कि किस तरह का इसने 5वें चैप्टर में बताया था नेचर ऑफ गॉड इन इस्लाम की इस्लाम का गॉड किस तरह का है, वो कितना नकारात्मक है और सबसे रिवेंज लेना चाहता है और मक्कार है और इस तरह है। और छठे चैप्टर में मुस्लिम आदमियों और उनकी बीवियों के बारे में बताया था कि इनके आपसी रिलेशनशिप किस तरह के होते हैं और कई-कई बच्चे और इसके अपने परिवार की भी कई महिलाएँ से शादी करके उनके आपस में बीच में बच्चों में द्वेष होता है और जो है जो बीवी लाता है वो उसके पहली बीवी के बच्चे से बड़ी मतलब उससे छोटी होती है। यानी कि इसकी अपनी माँ भी जो है इसके पिता से बहुत छोटी थी और उसकी पहली बीवी की जो लड़की थी, वो इसकी माँ की उम्र के बराबर थी। तो उनमें आपस में कॉम्पिटिशन होता है। तो इस तरह की अस्वाभाविक चीज़ें जो है इन मुस्लिम आदमी औरतों के बीच में रहती हैं। और ये लोग इनको खूब तंग करते हैं, वो कैसे उनसे दबी हुई रहती हैं। अब फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्रीडम 7वें चैप्टर में इसने बताया था कि कैसे ये वीज़ा लेने गई और अमेरिका आई और कैसे वहाँ के लोगों को एक बंदा था जिसने इसकी मतलब बड़ा आवभगत की थी, तो कैसे इसने अपने 1 महीने का किराया बचा के उसकी वो करी। और फिर ये लिखती है कि वो वुमन कौन है अल जज़ीरा में कि इसको अल जज़ीरा नाम का एक टीवी चैनल था, हालाँकि ये टीवी नहीं देखती है, लेकिन इसने
जो है इसको एक टेलीविज़न ने बुलाया क्योंकि ये 15 साल से अरबी में लिखा-पढ़ी कर रही थी, तो ये रीडर्स के जगत में बहुत फ़ेमस थी, तो इन लोगों ने सोचा ये वुमन को डाउन किया जाए, एक ही बार में इसको टीवी में बुलाया जाए। तो जब ये टीवी के लिए गई, तो वहाँ पर जो मौलाना था इसको बोलने ही नहीं दे रहा था और बार-बार जब इसकी बारी आती थी, तो वो भी बीच में इंटरप्ट करके बोलने लगता था। तो एंड में जब कुछ सेकंड रह गए थे, तो जो बड़े इम्पोर्टेंट थे, तो इसने कहा कि ना अब मेरी बारी है। तो इसने कहा अब मेरी बारी है तो इसके ये कहने से ये जो है फ़ेमस हो गई क्योंकि इसने पलट के ये कहा कि अब मेरी बारी है बोलने की। तो किसी औरत में, इसी महिला में इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो ये बात कहे? इसलिए जो है उसने जो है वो उसको कैन यू स्टॉप इट? स्टॉप इट, गो टू योर बेड। हाँ, तो फिर तो मैं क्या बोल रही थी भूल गई मैं। एनीवेज़ तो हाँ, ये अल जज़ीरा में जब इनवाइटेड थी तो किस तरह जो है वो ये इतनी फ़ेमस हो गई इस बात में कि लोगों ने कहा कि अरे! ये क्या है औरत में हिम्मत देखो कि इसने मौलाना को बोला कि अब मेरी बारी है। 9वें चैप्टर में इसने बताया इस्लाम एक सील्ड फ्लास्क है, यानी कि उसके अंदर जो है वो है, एक बंद है दुनिया पूरी। फिर जो है 10वें चैप्टर में इसने कहा कि वो एक क्लोज़्ड मार्केट की तरह है और 11वें चैप्टर में कहा कि हर एक मुसलमान को हमें केयरफुली पढ़ाना पड़ेगा और 12वें चैप्टर में इसने बताया कि कैसे सिविलाइज़ेशन का एक तरह का क्लैश है ये और लास्ट वाले चैप्टर में इसने बताया कि इस तरह के लोग जो हैं वो हमें देखना पड़ेगा जो ऊँचे पदों पे आ जाते हैं मुस्लिम जगत में, तो उनको हमको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। बस। तो फिर आशा करती हूँ आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। सॉरी मैंने लास्ट में जल्दी-जल्दी में ख़त्म किया क्योंकि ये मेरी चीज़ें तंग कर रही है क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई है मेरे हस्बैंड और मेरी इस जो है पपी को रखने की और ये मेरे को जो है स्ट्रीम नहीं करने देती है, प्रॉब्लम करती है। तो पर अगर आप ये सारे चैप्टर सुनेंगे तो आपको सही लगेगा। मतलब अच्छे हैं ये। आंसर क्यों नहीं देते? ये कौन पूछ रहा है आंसर क्यों नहीं देते? मेरे से पूछ रहे हैं, कुछ पूछा है क्या? आप कल कहाँ थे? मैंने तो कल बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रीम करी थी। मैं तो यहीं पे थी। मैं तो रावण और मोहम्मद का वो करा था। क्या आपने वो मिस कर दिया? वो तो बहुत इम्पोर्टेंट था। मैं तो यहीं थी। तो मुझे समझ नहीं आया राज सरकार जी आपने इतनी इम्पोर्टेंट स्ट्रीम मिस कर दी मेरी। मैं तो हमेशा यहीं होती हूँ। तो आपको वो देखनी चाहिए रावण और मोहम्मद का चरित्र। मैंने जन्म के बारे में बताया था, अब उसकी युवावस्था और शिक्षा के बारे में मैं कल बताऊँगी। तो अब जो है वो आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र और ईश्वर करे आपको और आपके परिवार को इनसे बचा के रखें। जय हिंदू राष्ट्र। कल फिर मिलेंगे 5 ऋग्वेद में। स्टॉप। किस किसी को बात करनी है तो मैं जो है वो दे देती हूँ। अगर मेरे से बैक में बात करनी है किसी को तो मैं एक लिंक दे देती हूँ।